कमांड सेंटर में आज बात भयंकर की। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध होने की संभावना है? क्या इस समय पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भयंकर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए झेलने मुश्किल हो जाएंगे? और तीसरा भयंकर इसलिए भी क्योंकि अब लग रहा है कि एक हेलीकॉप्टर अपाचे की वजह से युद्ध 40 दिन वाला भयंकर एक बार फिर से हो सकता है। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और कमांड सेंटर क्या अब बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्य आपका कमांड सेंटर में। मैं आगाज करता हूं। आज सबसे पहले 4 बड़े एजेंडों के ऊपर ही नजर डालेंगे कि ये 4 बड़े एजेंडे जिनके ऊपर आज बात होने जा रही है। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया भयंकर। आपको इन 4 बड़े एजेंडों में भयंकर शब्द की झलक सुनाई देगी, महसूस होगी। तो लाइए, पहला बड़ा एजेंडा आज का जो बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और आज का पहला बड़ा मुद्दा होगा जिसके ऊपर बात करेंगे, मास मर्डर। जी हां, ऑपरेशन मास मर्डर। कहां पे? खास तौर पर पीओके में, अफगानिस्तान में। कमांड सेंटर में पहला एजेंडा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऑपरेशन मास मर्डर। पीओके के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया, एयर स्ट्राइक की, 19 लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान इस वक्त 2 मोर्चों पर नरसंहार कर रहा है और इसलिए मास मर्डर की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों मोर्चों की मैं बात करूंगा कि बाकी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक बहुत बड़ी लोगों के खिलाफ कोई साजिश या मुहिम चला दी गई है पाकिस्तान की ओर से, इसकी बात होगी। और दूसरा बड़ा एजेंडा आइए स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। बड़ा एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का। यह हेलीकॉप्टर बहाना था और ट्रंप को युद्ध भड़काना था। मैंने अपाचे की बात की थी, एक दिन पहले भी अपाचे की बात हुई थी। 24 घंटे पहले नेतन्याहू को फटकार लगाकर कहने वाले कि युद्ध बंद करो। ट्रंप ने ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान का दावा है कि जो वॉर फैसिलिटी है तबाह कर दी गई है। इसके बाद ईरान ने पलटवार भी किया, यानी युद्ध फिर से शुरू हो चुका है। 2 बड़े एजेंडे जिनके ऊपर मेजर गौरव आर्य से जानेंगे। आपको लगता है कि मास मर्डर वाली ये मुनीर की पूरी चाल है इस समय नजर आ रही है, अफगानिस्तान से लेकर पीओके तक? ये कोई नई बात नहीं है जी। इन्होंने जब 1970-71 में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करा था ईस्ट पाकिस्तान में, तब भी मास मर्डर था। जो बलूचिस्तान में करते हैं वो भी मास मर्डर है, जो खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं वो भी मास मर्डर है, और ये जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में आज की तारीख में कर रहे हैं वो भी मास मर्डर है। ये पाकिस्तानी फौज का गौरव किरदार रहा है, बिल्कुल आज से नहीं, 50, 60, 70 सालों से इसका किरदार रहा है। ये सबसे पहले इन्होंने जो मास मर्डर करा था, वन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले तो नहीं, वो करा था आजादी के इमीडिएटली बाद, और वो करा था आज का इलाका जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। आपने फ्रंटियर गांधी की बात का नाम सुना होगा आपने, खान अब्दुल गफार खान। उनके जो फॉलोअर्स थे उनको मारा गया था, कई 100 फॉलोअर्स को जान से मार दिया था। ये पाकिस्तानी स्टेट का रहा है पुराना मामला। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। तो दूसरी तरफ ट्रंप, आपको लगता है कि अब फिर से युद्ध भड़काने की कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि बस कोई बहाना मिल जाए और मैं युद्ध शुरू करूं? मुझे लगता नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने ट्रंप का जो मैसेज था ट्रूथ सोशल पे, मैंने उसको एनालाइज करा और वहां पे देखा कि ट्रंप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आपने हमारे ऊपर किया है हमला, तो हमें भी आपके ऊपर करना पड़ रहा है। ट्रंप वाज ऑलमोस्ट अपॉलोजेटिक अबाउट इट। वही अगर सेंट्रल कमांड का आप ट्वीट देखें तो उन्होंने दे टेक ग्रेट पेन्स एंड दे हैव टेकन ग्रेट पेन्स टू पॉइंट आउट कि भाई ये प्रोपोर्शनेट जवाब है हमारा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ करा और हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने भी उतना ही करा है। यानी कि इस वक्त ट्रंप जो है युद्ध भड़काने के मूड में कम लग रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा बड़ा एजेंडा इसकी बात करेंगे। अमेरिका ने कहा था कि ईरान ने कुवैत पर हमला किया, उसका हवाई अड्डा उड़ा दिया। अब ईरान ने दावा किया है कि यह हमला उसके शाही ड्रोन ने नहीं किया था, बल्कि इस अटैक के पीछे था अमेरिका का लोकास ड्रोन, जो शाही ड्रोन की कॉपी कहा जाता है। यानी युद्ध में तो हमले हो रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है युद्ध में, किसका डर्टी माइंड चल रहा है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरा बड़ा एजेंडा है। चौथा बड़ा एजेंडा लेकर आइए। आज बात उत्तरी आयरलैंड की भी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में इस समय जंग की अलग अलग स्थिति है, लेकिन इस बीच आयरलैंड की आपको आज खबर दिखाएंगे। नॉर्थ आयरलैंड में दंगों से पूरा यूरोप दहला है। हैरान कर देने वाली वहां से तस्वीरें और खबर सामने आई। सूडान के नागरिक ने चाकू चलाया तो दंगाइयों ने जला डाले अप्रवासियों के मोहल्ले। अब लंदन तक फैल रही है अप्रवासियों के खिलाफ नफरत की आग। क्या यूके के प्रधानमंत्री के स्टारमर बहुत बड़े घरेलू मोर्चे पर गिर चुके हैं? आज इसके ऊपर भी बात होगी। जल्दी से 4 बड़े एजेंडे लेकर आइए स्क्रीन के ऊपर, जिनके ऊपर बात होने वाली है। खासतौर पर हमारा फोकस रहेगा ट्रंप के ऊपर। क्या वाकई एक हेलीकॉप्टर को बहाना बनाकर अपाचे को कोई बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं ट्रंप? इसके ऊपर आज बात होगी, और इसके साथ साथ खासतौर पर पीओके और अफगानिस्तान की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं कमांड सेंटर में। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले,
अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। जी हां, और ये सभी हमले आम लोगों पर किए गए हैं। आम लोगों पर हमले अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान के इन हमलों में मृतकों की तादाद 19 तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान के कुनार, पक्तिका और खोस्त में ये इलाके हैं, शहर हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया। 19 लोगों की मौत की बात की जा रही है और यह जानकारी निकलकर सामने आई कि 11 बच्चे भी उसमें शामिल थे। यानी कि मरने वालों में आम लोग तो हैं ही और खासतौर पर बच्चे, एक बड़ी संख्या उनमें बच्चों की है और 11 बच्चे उसमें शामिल थे। आपको लग रहा है कि इस तरह से स्ट्राइक की जा रही है। अब ये लोग सोच रहे होंगे, दर्शक भी, ऐसा क्यों कर रहा है? अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान ये बोलता है ऑन द फेस ऑफ इट कि साहब हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हम कर रहे हैं स्ट्राइक्स, क्योंकि वो अफगानिस्तान ने उनको पनाह दे रखी है, लिहाजा वो जब आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो हमला करते हैं। हजारों हमले कर चुके हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको छोटी सी, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। 2008 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बन चुका था। 2008 में दिसंबर के सर्दियों का महीना 2008 तहरीक तालिबान पाकिस्तान फॉर्म होता है। तब से लेकर आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, गौरव, हजारों हमले कर चुका है पाकिस्तान की सरजमीन में। ये पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से क्यों जाग रहा है? पाकिस्तान ने इसके पहले तो आपने, यानी कि जो अस्पताल में 400 लोग मारे, ये जो फेज चला है पाकिस्तान का कि हम अफगानों को निकाल देंगे यहां से, पाकिस्तान की सरजमीन से जो 2-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, या फिर हम वहां पे एयर स्ट्राइक करेंगे, ये तो 1 साल पुराना फेज है। ये इतने सालों से, आप समझ लीजिए 17 सालों से इन्होंने कुछ नहीं करा, 18वें साल इनकी नींद खुली। ऐसा क्यों है? बेसिकली पाकिस्तान जो है ये दिखाना चाहता है कि वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम से इतना बिजी है कि उसको गाजा में, ईरान के खिलाफ, लेबनान में ट्रूप्स को डालने में, डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इट इज डीलिंग विद इट्स इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स विद अफगानिस्तान। तो ये पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, पॉइंट ये भी है कि अगर ये दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन जगहों पर टारगेट किया गया, तो क्या उनके पास कोई कोऑर्डिनेट्स थे कि वहां पर तहरीके तालिबान के लोग हैं? लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ये पूरा जो कुछ जो है आम लोगों के ऊपर हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने 48 घंटों के अंदर 54 लोगों से ज्यादा को मौत के घाट उतार दिया। मुनीर ने पहला नरसंहार पीओके में किया और अब दूसरे नरसंहार की शुरुआत अफगानिस्तान में कर दी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, अफगानिस्तान और पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, और दोनों जगहों पर ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके आदेशों के बाद ये सब कुछ नरसंहार होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमले किए और इन हमलों में 19 लोगों की मौत होगी, 11 बच्चे थे, बाकी बुजुर्ग और महिलाएं भी, बहुत से लोग घायल हुए हैं। वहीं पीओके की बात करें तो पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन मास मर्डर जारी है। प्रदर्शन को कुचलने के लिए अब तक 35 लोगों की हत्या की जा चुकी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बड़ा हमला किया है। आम लोगों को टारगेट किया गया, 19 लोगों की हत्या कर दी गई, बमबारी रिहायशी इलाकों पर की गई है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से यह दावा किया गया कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 11 बच्चे भी मारे गए। यह हमला अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में हुआ, 3 प्रांतों में, खोस्त, कुनार और पक्तिका। ये तीनों अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं और यहीं से एयर स्ट्राइक, यहीं पर एयर स्ट्राइक की गई है। मैं आपको मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से टारगेट किया गया। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। अगर आप मेजर गौरव आर्या थोड़ा सा बता पाएं कि जानबूझकर इन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया। जो मेरा सवाल था कि कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एग्जैक्टली लोकेशंस पता थी कि कहां कहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, उनको टारगेट किया गया। क्या पाकिस्तान भी ऐसा कोई प्लान करता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने कुनार, खोस्त और पक्तिका में एयर स्ट्राइक्स करी हैं जी, चांसेस कम है कि पाकिस्तान के जेट्स अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर आए होंगे, जिससे ये भी हम समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान धीरे धीरे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी बिल्डअप कर रहा है जी, राइट। क्योंकि ये अगर इनको देखिए ना, इन्होंने ये बोल के करा ना कि यहां पे शायद टेररिस्ट हैं, उनको ऐसा लगा, लेकिन मरे तो बच्चे। पाकिस्तान रिस्क नहीं लेना चाहता, और अगर पाकिस्तान को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता थे तो वहां पे मिसाइल गिरा के बच्चों को मारने का क्या मतलब है? पाकिस्तान जब भी मारेगा बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को ही मारेगा। पाकिस्तानी सेना ऐसी नहीं है कि दुश्मन को मारे। अब मैं उनसे कहता हूं कि आप जाइए और तालिबान से लड़िए, आपको मना किसने कराए? बिल्कुल। ये लोग क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। जी जी प्लीज। बलूचिस्तान में जब बीएलए वाले अटैक करते हैं तो आपने बहुत कम सुना होगा कि पाकिस्तानी सेना बीएलए से लड़ी। बीएलए से ज्यादा नहीं झड़प उनकी होती। बिल्कुल।
डॉक्टर महरंग बलोच और ऐसे लोग जो अमन पसंद हैं, शांति प्रिय हैं, उनको जेल में डाला, निहत्थे को उठा लिया। पीओके में क्या कर रही है पाकिस्तानी फौज? निहत्थों की छातियों में गोली उतार रहे हैं। यही काम पाकिस्तानी फौज का है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से टारगेट किया गया है, एक तरह से ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम इस मोर्चे के ऊपर बिजी हैं, और दूसरी तरफ अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाने की या उसको बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान की भी एक स्टेटमेंट आ गई और तालिबान ने कहा कि वो पाकिस्तान पर पलटवार करेंगे। ये बड़ी खबर है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि आप भयंकर युद्ध की तरफ ये दोनों देश बढ़ रहे हैं, तो तालिबान की स्टेटमेंट उस और इशारा कर रही है। तालिबान ने कहा है कि 19 लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो पॉइंट यही है कि सबक सिखाया जाएगा। आपको लग रहा है कि ये तालिबान पलटवार करेगा और इस तरह से करेगा, या उनका पलटवार करने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा? देखिए, उनका तरीका जाहिर सी बात अलग है। पाकिस्तान की एक कन्वेंशनल आर्मी है जिसने इतने सालों से कैपेसिटी कैपेबिलिटी बनाई है जी। जब तक तालिबान अपने पास वो सलाहियत पैदा नहीं करता कि पाकिस्तान के डेप्थ एरियाज में मार सके वो, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने पाकिस्तानी पोस्टों पे हमला कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कर दिया एक्शन, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टेम्पररी फर्क पड़ेगा, लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। लंबा फर्क तब पड़ेगा जब, जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है कि काबुल में एयर स्ट्राइक करने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। इट कैन अटैक काबुल। कैन तालिबान अटैक इस्लामाबाद? नहीं ना, नहीं पहुंच सकता ना। बिल्कुल। क्या वो लाहौर पहुंच सकता है? नहीं ना। नहीं। जब तक तालिबान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि डेप्थ एरियाज पे स्ट्राइक करे, तब तक पाकिस्तान इतना हिलेगा नहीं उससे। तो चलिए, कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों की स्थिति इस तरह की है, लेकिन तालिबान पलटवार करेगा और किस रूप में करेगा उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। हां, जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के कुछ शहरों के ऊपर, तालिबान के कुछ लोगों के ऊपर, तो वैसा ही पलटवार होगा। इसके चांसेस बहुत रेयर हैं, बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन हां, ये कह सकते हैं कि पलटवार तो होगा और उसके ऊपर दुनिया की नजर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे हेडलाइंस के ऊपर, लेकिन हेडलाइंस के बाद आपको दिखाएंगे, बात होगी ट्रंप की। ट्रंप ने ईरान को क्यों भड़का दिया, ये आगे आपको क्या दिखाने वाले हैं, आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को क्यों भड़का दिया है, क्या वाकई भड़का दिया है? ईरान की तबाही का ट्रंप का नया प्लान क्या है, इसके ऊपर बात होगी। ये बहुत अहम पॉइंट है। इस समय खाड़ी के देशों के बीच चल रही जंग के बीच ये बहुत अहम जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे बड़े एजेंडे की मैं बात करने जा रहा हूं। आज का दूसरा बड़ा एजेंडा, 4 बड़े एजेंडों में से दूसरा बड़ा एजेंडा आज ईरान और अमेरिका के बीच क्या फिर से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, ईरान जंग तीसरे दौर में पहुंच चुकी है और तीसरे दौर में अमेरिका और ईरान सीधा भिड़ गए हैं। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हॉर्मुज़ में अमेरिका अपाचे क्रैश होते ही अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर अटैक किया। मिनाब में मिसाइल गिराई गई, बोशर में MQ-9 ड्रोन भेज दिया गया, तो जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों को डराया। वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, कुवैत में मिसाइल दागी और बहरीन में आसमान से मौत बरसाई गई। ईरान के हरमुज़गान प्रांत का मिनाब शहर एक बार फिर दहला। वहां जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि कुछ देर के लिए कान सुन्न हो गए। अफरा तफरी मच गई। ईरान का मिनाब वही शहर है जहां 28 फरवरी को भी खतरनाक हमला हुआ था और एक स्कूल पर हुए अटैक में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने एक बार फिर उसी शहर पर बम बरसाए। इसके अलावा ईरान के जास, सिरिक, केशम द्वीप और बंदर अब्बास पर भी अमेरिका का कहर टूटा। सिरिक शहर में तो पानी की सप्लाई लाइन और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान के इन सभी इलाकों से लगातार तेज धमाकों की आवाज आई और ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पोस्ट के बाद हुआ जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर निगरानी कर रहे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया।
उन्होंने लिखा कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे और दोनों सुरक्षित है। इसके बावजूद अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। ट्रंप की रात में की गई इस पोस्ट ने सुबह दुनिया में हलचल मचा दी। क्योंकि एक दिन पहले तक जो ट्रंप नेतन्याहू को जंग रोकने का ज्ञान दे रहे थे, अगले दिन वही ट्रंप अपाचे कैश के बहाने ईरान पर अटैक कर रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ईरान के उप विदेश मंत्री का बयान आया कि ईरान ने हमला नहीं किया। मतलब तनाव के माहौल में ऐसी घटनाएं जानबूझकर भी हो सकती हैं। मतलब ईरान ने इशारों में कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे गिरने के पीछे अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि ईरान जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। एक दिन पहले खबर आई थी हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से तैनात अपाचे क्रैश हो गया। उस समय ये पता नहीं चला कि क्रैश क्यों हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद ट्रंप ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने भी कमर कस ली और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, हर जगह हमले हुए और इस तरह से अपाचे क्रैश ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की जंग शुरू होने की वजह बन गया। अब सवाल यही है कि एक बार फिर से जंग तीसरे दौर में पहुंचती हुई नजर आ रही है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे जिस तरह से अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 1, ट्रंप का 8 जून का बयान देखिए। ट्रंप की नेतन्याहू को ईरान पर बड़े सैन्य हमले से बचने की चेतावनी 8 जून को दी गई थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए 9 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर निगरानी करते हुए किस तरह पर वहां से आप कहिए कि दागने शुरू कर दिए और यह भी कहा कि बीबी सावधान हो जाओ वरना जल्द ही तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। आई कॉल द शॉट्स, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया था। इजराइल को अमेरिका के ईरान के साथ होने वाला कोई भी समझौता स्वीकार करना होगा, यह भी ट्रंप ने कहा था। और 9 जून का स्टेटमेंट क्या है वो आप देखिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर निगरानी कर रहे अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे, दोनों सुरक्षित हैं। अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। तो पॉइंट यह है कि एक तरफ नेतन्याहू को समझा रहे थे या कह रहे थे कि नहीं आप हमला मत कीजिएगा, हमारी डील बिल्कुल पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है और बातचीत चल रही है, डील जल्द हो सकती है। लेकिन इस बीच खुद अपाचे हेलीकॉप्टर के गिरने या गिराने के बाद उनकी तरफ से पलटवार किया गया। इस बीच आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है कि क्या ट्रंप लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या एक बार फिर से लड़ाई शुरू करने का बहाना ट्रंप ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? आप भी अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, न्यूज 18 इंडिया के पेज के ऊपर आपको आज का ये प्रोग्राम दिखेगा, उसके ऊपर सवाल और 3 ऑप्शन, हां, ना या फिर पता नहीं। आपको लगता है कि हां ट्रंप बहाना ढूंढ रहे हैं या नहीं, या फिर पता नहीं, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, उनसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस जंग को भी समझने की कोशिश करते हैं मेजर गौरव आर्य के नजरिए से। ये तीसरा दौर युद्ध का शुरू समझ लिया जाए। आपको लगता है कि एक एक्सक्यूज बना दिया गया अपाचे हेलीकॉप्टर को और उसकी वजह से अब एक बार फिर से जंग उसी स्तर की जो 28 फरवरी को हमें नजर आई थी वैसी नजर आ सकती है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 28 फरवरी वैसा ही सूरत हाल होने वाली है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने डोनाल्ड ट्रंप को कोट करा कि ये रिकॉनेसेंस के लिए था। ये रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर नहीं है, तो अटैक गनशिप है। जैसे हेलीकॉप्टर गनशिप और एक हेवी टाइप का हेलीकॉप्टर गनशिप है जिसके अंदर 3 किस्म के होते कई सारे। मैं 3 की बात करूंगा। एक तो इसके अंदर गन होती है। उस गन की ये खासियत है कि जहां पे पायलट देखता है अपनी हेलमेट से, वहां पे वो गन पॉइंट करती है, बिल्कुल एयरक्राफ्ट के नोज के नीचे लगी रहती है। 70 mm के रॉकेट्स हैं, आप देख सकते हैं साइड में वो गोल सा। इसके अलावा इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स होती हैं। समटाइम्स दे हैव अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 14, कभी 16, अलग अलग किस्म की इसमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है अपाची जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल करा जा रहा था उस वक्त, ये रिकॉनेसेंस का नहीं, ये तो अटैक हेलीकॉप्टर है। रिकॉनेसेंस के लिए अमेरिका के पास 10 प्लेटफॉर्म्स और हैं, लिटरली 10 प्लेटफॉर्म्स और हैं। किसने भेजा? ये देखिए, या तो वो मॉस्किटो फ्लीट के खिलाफ था, बिल्कुल, जो आप कहते हैं कि वहां पे घूमती रहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये मॉस्किटो फ्लीट के खिलाफ आइडियल प्लेटफॉर्म है अपाची। आपने अपाची उड़ा लिया और ऊपर से देख के लॉक करके वहीं पर खत्म कर देगा। या फिर कोई ऐसी बोट्स ईरानियंस की या कोई ऐसा शिप उनका जा रहा है जिसको उन्होंने वार्न करना है या कुछ करना है, वो शिप से भी कर सकते हैं, आप एयर से भी कर सकते हैं। तो ये बात है।
तो वहां पे अपाची हेलीकॉप्टर क्या कर रहा था, जो कहते हैं MQ-9 रीपर जो ड्रोन है, वो मुझे समझ में आता है कि आप ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं या आपके पास और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप निगरानी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है और होता भी ऐसा है। लेकिन यू सेंड एन अपाची व्हेन यू मीन बिजनेस। जब आप चाहते हैं कुछ करें तो या तो वो ढूंढ रहे होंगे कुछ कि अगली बार हम कहां पे। ये रिकॉनेसेंस सिर्फ उसका नहीं कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन सा जहाज आ रहा है जी, हो सकता है टारगेट ट्रैक कर रहे हो, ये टारगेट ट्रैक कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वहां पर पूरा राउंड लगा रहे हो कि वहां पर कोई मूवमेंट तो नहीं है किसी तरह की, कोई चाहे मॉस्किटो फ्लीट की मैं बात करूं वो ना हो, उसको देखने के लिए। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा सिर्फ ये छोटा सा सबमिशन यही है कि रिकॉनेसेंस के लिए आप अपाची इस्तेमाल कर सकते हैं, रिकॉनेसेंस के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉनेसेंस तो पैदल भी हो जाता है, साइकिल पे भी हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं क्या। लेकिन अपाची इज नॉट नोन फॉर रिकॉनेसेंस, इट्स एन अटैक हेलीकॉप्टर, ये मेरा पॉइंट है। चलिए, वो एक तरह से अमेरिका की तरफ से ये दावा कर दिया गया कि उसको गिरा दिया गया है, ईरान की तरफ से गिराया गया। उसके बाद अब हमला होगा या किस तरह से बदला लेंगे, ये जानकारी सामने आई कि उनकी तरफ से पलटवार भी किया गया। तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। यह भी एक अहम और बड़ी खबर है। जी हां, उसका पहला टारगेट कुवैत था। कुवैत की सेना ने कहा कि सावधानी बरतते हुए उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुवैत के अलावा ईरान ने जॉर्डन में भी अटैक किया। जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस के ऊपर मिसाइल दाग दी गई। IRGC के मुताबिक उसने एयरबेस के 4 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें F-35 लड़ाकू विमानों के शेल्टर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। ईरान ने दावा तो यह भी किया है कि उसने जॉर्डन में 21 टारगेट को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर हमले का दावा किया। इसके बाद वहां सायरन बजने शुरू हो गए। लाजमी तौर पर यह स्थिति बननी ही थी। मेजर गौरबारे, आपको लगता है कि ये जो पलटवार किया गया, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि ईरान की तरफ से जो पलटवार है वो मल्टी आप कहिए कि अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्होंने एकदम से सबको टारगेट, जॉर्डन को भी टारगेट कर दिया, कुवैत को भी, बहरीन को भी, सबको मल्टी टारगेट्स क्यों उन्होंने पॉइंट आउट किए? देखिए, एक तो इससे गौरव ये होता है कि आपकी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट होती है, जो कि ईरान बार बार करने के लिए बड़ा उत्सुक दिख रहा है मुझे। कि हम साहब देखिए, जॉर्डन कहां है? जॉर्डन बिल्कुल इजराइल के पास है, ऊपर, बिल्कुल बॉर्डर लग रहा है। बहरीन कहां है? बहरीन इज एन आइलैंड, उसके बगल में कतर है, फिर कुवैत भी थोड़ा सा ऊपर है, एट द अदर एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ। बिल्कुल इराक के अगर आप नीचे देखेंगे आपको कुवैत दिखेगा। तो बिल्कुल यहां से लेकर बीच से लेकर एंड तक, अप नॉर्थ, दे हैव डन एवरीथिंग। पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ को इन्होंने नाप दिया, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये सारे के सारे सिर्फ यहाँ पे अमेरिकी अड्डे नहीं है, दैट इज नॉट द ओनली पॉइंट। ये सारी की सारी जगह हैं जहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं। ईरान ये बता रहा है हम जब मन चाहे तब आपके एसेट्स। अब आप देखिए, F-35 हैंगर में था। इन्होंने दावा किया ईरानियों ने कि इन्होंने F-35 को हैंगर में जाके मारा है। बिल्कुल। अब F-35 को डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ, नोबडी, आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट, लेकिन वो कह रहे हैं कि हैंगर पे हमने ड्रोन से वार करा। अब आप ये देख लीजिए ना, दे हैव दैट कैपेसिटी, एक मिलिट्री कैपेसिटी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में मार सकते हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आपको यह भी लगता है कि जो पिछले 2-2.5 महीने से एक तरह से सीज फायर रहा, तो ईरान ने इन हमलों के जरिए उन 60, 65 या 70 दिनों में जो तैयारी की है वो भी दिखाने की कोशिश की? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ईरान दिखा रहा है तैयारी, लेकिन ईरान अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो दिखा ही रहा है। तैयारी तो कोई नहीं दिखाता, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन करना। यार देखो, अगर तुमने कोई भी कुछ भी गलत हमारे साथ किया तो जितने भी तुम्हारे एलाइज हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, हम सबको ध्वस्त कर सकते हैं। तुम्हारे एक एक सैन्य अड्डे को हम धुआं कर सकते हैं। ये मैसेजिंग ईरान कर रहा है बार बार यही करके ना। आपने बोला ना मल्टीपल टारगेट्स, मल्टीपल टारगेट्स का कारण ये है, दिस इज व्हाट ईरान इज ट्राइंग टू से। तो कुल मिलाकर बाकी आप समझिए कि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जॉर्डन तक पहुंच है, कुवैत भी नहीं छोड़ेंगे, बहरीन पर भी टारगेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मैं पॉइंट कह रहा हूं कि ये जंग इस तरह से आगे बढ़ रही है, बेशक हमें टुकड़ों में लग रहा हो, लेकिन खत्म नहीं हुई है, आप ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरे बड़े एजेंडे की अब बात करेंगे, और बात होगी डर्टी माइंड की। युद्ध में डर्टी माइंड। जी हां, युद्ध में डर्टी माइंड है किसका? डर्टी माइंड एक्टिव हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि यह दिमाग है किसका? ईरान ने एक बड़ा इल्जाम लगाया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले पर ईरान का कहना है कि अटैक उसके ड्रोन ने नहीं, बल्कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। समझिए यह है क्या? फॉल्स फ्लैग की बात मैं करूंगा। और इस हमले में अमेरिका के लुकास ड्रोन से हमले, उसकी पैट्रियट मिसाइल का बड़ा हाथ है।
ईरान की मीडिया और आईआरजीसी ने कुवैत की तरफ से जारी हमले के वीडियो पर भी सवाल उठाए। ईरान का कहना है कि उसकी तरफ से अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट में लॉन्च हुआ, लेकिन एयरपोर्ट पर हमले का जो वीडियो है वो दिन का दिखाई दे रहा है। दूसरा दावा लोकेशन को लेकर भी है। ईरानियन सोर्सेज के मुताबिक आईआरजीसी ड्रोन्स का टारगेट कुवैत एयरपोर्ट भी था। एयरपोर्ट था ही नहीं, उनका टारगेट अमेरिका की मिलिट्री फैसिलिटीज थी। उनका दावा है कि एयरपोर्ट और ड्रोन टारगेट के बीच 40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी थी और इतनी दूरी पर ड्रोन स्ट्राइक एरर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो पॉइंट यह है कहने का, यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको इस नजर से देखिए कि जहां पर हमला किया गया वो बहुत दूर है और जिस जगह पर हमला दिखाया गया, जिस टाइम पर वो दिखाया गया, वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसको फॉल्स फ्लैग के तौर पर देखा जाता है कि दूसरे पर जिम्मेदारी इसकी डाली जाती है। तो इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि कोई फॉल्स फ्लैग के जरिए भी कुछ दिखाने की अमेरिका या कुवैत कोई और कंट्री कोशिश कर रही है। ईरान युद्ध में शुरू हुआ डर्टी गेम। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला, सच क्या? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बढ़ गई टेंशन। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला ईरान ने किया या किसी और ने, इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ईरान का दावा है कि कुवैत एयरपोर्ट पर हमला उसने नहीं किया। ईरान इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें असली हमलावर अपनी पहचान छिपाकर हमला करता है और दूसरे पक्ष को दोषी दिखाने की कोशिश करता है। फॉल्स फ्लैग यानी ऐसा हमला जिसे करने वाला अपनी पहचान छिपा ले और जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति, समूह या देश पर डालने की कोशिश करे। इस शब्द की शुरुआत समुद्री युद्धों से हुई थी। पुराने समय में कुछ जहाज दुश्मन या किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर चलते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। इसी वजह से इसे फॉल्स फ्लैग यानी झूठा झंडा कहा गया। आज ये शब्द राजनीति, जासूसी और सैन्य मामलों में इस्तेमाल होता है। जब कोई पक्ष ऐसा काम करे कि लोगों को लगे कि घटना किसी और ने की है, तो उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। हमला होता है, दुनिया की निगाहें दुश्मन की तरफ मुड़ती है, लेकिन बाद में सवाल उठते हैं कि कहीं हमला करवाने वाला कोई और तो नहीं था। 1939 में नाजी जर्मनी ने कुछ घटनाओं का दोष पोलैंड पर डालकर युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश की थी। इसे इतिहासकार अक्सर फॉल्स फ्लैग के उदाहरण के रूप में बताते हैं। फॉल्स फ्लैग का सबसे पुराना लिखित उपयोग 1559 के आसपास मिलता है। बाद में नौसैनिक युद्धों की भाषा में लोकप्रिय हुआ। इतिहास में कई बार फॉल्स फ्लैग के आरोप लगे हैं, लेकिन हर आरोप सच नहीं होता है। कई बार यह सिर्फ एक थ्योरी भी साबित होती है। यही वजह है कि किसी भी घटना को फॉल्स फ्लैग कहने से पहले ठोस सबूतों का इंतजार किया जाता है। अब कुवैत एयरपोर्ट हमले को लेकर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी सच क्या है, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। तो क्या वाकई फॉल्स फ्लैग किया गया? ये इस तरह का अटैक था, लेकिन अपने अपने दावे ईरान की तरफ से भी, कुवैत की तरफ से भी और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी। लेकिन अब मैं बात यह कहूंगा कि ईरान ने एक बार फिर कहा है कि हॉर्मुज के बाद वो बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मैं बात करता हूं। ऐसा अटैक जिसमें पहचान छिपाई जाए, यानी कि कौन कर रहा है अटैक ये पता नहीं लगेगा, एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से यहां पर भी किया गया है। समुद्री युद्धों में फॉल्स फ्लैग की शुरुआत हुई थी और इसका अलग अलग युद्ध के समय पर इस्तेमाल किया गया। इस फॉल्स फ्लैग स्ट्रेटेजी का आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया गया। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं आपको वो बता रहा हूं। ऑपरेशन हिमलर 1939 में यह हुआ था, वो भी आपको बता देता हूं। ऑपरेशन हिमलर में युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश की गई इन फॉल्स फ्लैग के जरिए। और ये देखिए पॉइंट ये है कि कितने साल पहले भी ये सब कुछ हो रहा था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उदाहरण दिया गया और उसकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से आपको स्थिति नजर आ रही है फॉल्स फ्लैग की, कि अब बाकी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेजर गौरव हमारे साथ हैं, बातचीत उनके साथ करेंगे।
और लेकिन उससे पहले आप थोड़े से और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है? कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, यह कुवैत की तरफ से कहा गया, लेकिन ईरान कह रहा है कि ड्रोन अटैक हमने नहीं किया। और अमेरिका क्या कह रहा है? ईरान ने हमला किया। तो पॉइंट यह है कि क्या जो हमला हुआ वो कुवैत की तरफ से या अमेरिका की तरफ से किया गया और ईरान के ऊपर उसका नाम डाला गया, या फिर ईरान ने ही किया था? अब ईरान बचने की कोशिश कर रहा है। एक शख्स की मौत हुई है, 63 लोग उसमें घायल हो गए थे। ईरान कह रहा है कि पैट्रियट मिसाइल का मॉल फंक्शन था, जबकि पैट्रियट थ्योरी खारिज कर दी गई अमेरिका की ओर से। जी, ये पॉसिबिलिटी है फॉल्स फ्लैग की? नहीं, फॉल्स फ्लैग तो होता है। फॉल्स फ्लैग एक सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में होता है। लेकिन जी। एक और बात है, मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने नाज़ी जर्मनी का 1939 इन्वेजन ऑफ पोलैंड, आई थिंक 1 सितंबर को हुआ था, जहां तक मुझे याद है। तो ये सब थ्योरीज एक तरफ, ये भी होता है कि जब फॉल्स फ्लैग नहीं होता, जैसे कि कोई देश हमला करता है, जी। ये भी होता है कि किसी देश ने कोई घटना रची और उसके बाद दूसरा जो कि विक्टिम है उसको बोल दिया कि नहीं, तुमने फॉल्स फ्लैग किया है। उदाहरण के लिए पुलवामा में हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए। क्लियर कट जैश ए मोहम्मद का फुटप्रिंट, पाकिस्तानी आईएसआई का फुटप्रिंट, किसी को कोई शक नहीं है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान ने फट से मुड़ के बोला नहीं नहीं, ये तो इंडिया ने फॉल्स फ्लैग किया है। इंडिया चाहता था बालाकोट करना, फिर इंडिया ने ये बोला कि नहीं नहीं साहब, ये तो हम लोग एक काम करते हैं, अपने ही खिलाफ कुछ कर देते हैं और पाकिस्तान को फंसा देंगे। तो इसमें दोनों तरफ से गड़बड़ होती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में। जैसे कि पाकिस्तान हमला करता है और जैसे ही हमला करता है पाकिस्तान इमीडिएटली झूठ बोल देता है कि नहीं, ये तो फॉल्स फ्लैग है साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं, इंडिया ने खुद ही कर दिया होगा। ये भी करता है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि ईरान ने फॉल्स फ्लैग किया हो, ईरान ने हमला किया हो। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखिए जी, टाइमिंग ड्रोन की अलग थी, टारगेट अलग था, कि हमारा कोई लेना देना इसके साथ। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये फॉल्स फ्लैग वाला जो हथियार है या ये मिस इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान इसको बहुत, हर समय पाकिस्तान पकड़ा जाता है, हर समय पाकिस्तान जलील होता है, लेकिन हर समय पाकिस्तान यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल 26/11, बिल्कुल पाकिस्तान ने यह बोला कि जो 26/11 है वो तो इंडिया ने खुद ही करा, यह पाकिस्तान ने बोला। उसके बाद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो टेलीविजन पे जाके बोलते हैं कि नहीं साहब, जो 26/11 मुंबई में हुआ था वो तो पाकिस्तानी थे। उन्होंने इन एन इंटरव्यू एडमिटेड कि पाकिस्तान ने 26/11, तब तक तो पाकिस्तान यही बोल रहा था ना कि फॉल्स फ्लैग है ये। तो ये भी होता है। आपको ये भी बता दीजिए, दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि फॉल्स फ्लैग का इस्तेमाल क्या बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है या वंस इन अ व्हाइल होता है कि पूरी जंग में एक आधी बार ऐसी कोई स्थिति बनी? नहीं, डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे पाकिस्तान ये हर समय ढिंडोरा पीटता है फॉल्स फ्लैग का। भारत में कुछ भी करवाएगा बोलेगा फॉल्स फ्लैग, कुछ भी करवाएगा बोलेगा फॉल्स फ्लैग। ये पाकिस्तान कहता है अक्सर, ठीक है, अक्सर पाकिस्तान यही कहता है। जैसे आपने वो थ्योरी सुनी है कि ये जो पहलगाम में जो हमारे जो टूरिस्ट थे जिनको मारा गया था, बिल्कुल आतंकी अटैक में, आपने कई थ्योरी देखी, ये बॉर्डर से इतना दूर है, बॉर्डर से कैसे आए इतनी दूर, आपने सुना ये सब? बिल्कुल। ये सारी की सारी ये पाकिस्तान पहले काम करवाएगा, टेरर अटैक करवाता है, फिर उसके बाद ये सारी थ्योरीज फ्लोट करता है कि लिहाजा ये देयरफॉर 2+2 = 17, ये तो फॉल्स फ्लैग है, कहानी खत्म। दैट इज व्हाट पाकिस्तान डज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि फॉल्स फ्लैग को लेकर जो भी पूरी जानकारी है वो आप तक पहुंच गई होगी। इनफैक्ट जो 26/11 और पुलवामा को लेकर एग्जाम्पल मेजर गौरव आर्य ने दिए हैं, उसने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं और कमांड सेंटर में आज का जो सवाल था उसके ऊपर क्या जवाब पहुंचा है हमारे पास, वो आपको दिखाएंगे। सवाल हमने पूछा कि क्या ट्रंप लड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं? 86% हमारे दर्शकों को लगता है कि हाँ, ट्रंप अब बहाना ढूंढ रहे हैं लड़ने का, जबकि 9% को ऐसा नहीं लगता, जबकि 5% हमारे दर्शकों का मानना है कि उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या इस समय कंडीशन है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, उन्हें नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप क्या वाकई एक हेलीकॉप्टर अपाचे को मार गिराए जाने के बाद अब जंग शुरू कर देंगे उसी स्केल के ऊपर जो 28 फरवरी को हुई थी? ये कहना मुश्किल है, लेकिन 86% हमारे दर्शकों को लगता है कि हाँ, यह पॉसिबिलिटी है कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 10 बड़ी खबरें जंग से जुड़ी हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में कई अमेरिकी ठिकानों पर किए हमले। बुशर प्रांत में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को हवा में मार गिराने का वीडियो किया जारी। जॉर्डन में खैबर मिसाइलों से अटैक का दावा। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खैबर शेकन मिसाइलों से जॉर्डन में F-35 फाइटर जेट के हैंगर को निशाना बनाने का किया दावा। अपाचे हेलीकॉप्टर हमले पर बोले ईरान के उप विदेश मंत्री, कहा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को जानबूझकर नहीं बनाया गया निशाना। हमले में ईरान की भूमिका से भी इनकार। नेतन्याहू ट्रंप में फोन पर हुई बातचीत। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप की
फोन पर बातचीत में ईरान और लेबनान के हालात पर हुई चर्चा। इराक के नजफ शहर में सुनाई दी 3 धमाकों की आवाजें। एरबिल में ईरानी कुर्द विपक्षी ठिकानों पर 4 ड्रोन से किए गए हमले। अमेरिका और इजराइल के सैन्य सहयोग को लेकर सामने आया बड़ा दावा। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कुछ अमेरिकी पैराट्रूपर्स गुपचुप तरीके से भेजे गए थे इजराइल। दक्षिणी लेबनान के टाइर शहर में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद उठा जोरदार विस्फोट और धुएं का विशाल गुबार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक हमले में हुई 8 लोगों की मौत। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने पोस्ट कुनार और पख्तिका में किए हवाई हमले। अफगान अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की हुई मौत। पीओके के पलांद्री में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आरोप। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, भिंबर और ददियाल में प्रदर्शन। आंसू गैस चली गई है जी। और आयरलैंड के बेलफास्ट में चाकूबाजी की घटना के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन। कई जगहों पर आगजनी, बस, घरों और गाड़ियों में आग लगाने की घटनाएं भी आई सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चौथे बड़े एजेंडे की बात करेंगे। अब तक पूरी दुनिया में क्या चर्चा हो रही है? ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की युद्ध की, और इस बीच आपको खबर दिखाएंगे आयरलैंड की, जहां दुनिया नॉर्थ आयरलैंड में दंगे देखकर दहल चुकी है। तस्वीरें आप देखिए इन दंगों की। यह दंगा एक हत्या की कोशिश के बाद शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड में सुडान के एक शख्स ने बीच सड़क पर एक स्थानीय व्यक्ति के ऊपर चाकू से कई बार कर दिए। इसी क्राइम ने उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट को जला डाला, क्योंकि स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने अप्रवासी लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनके घरों में आग लगाई, गाड़ियों और बसों के में भी आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी कानूनी रूप से उत्तरी आयरलैंड में रह रहा था, लेकिन अब इस क्राइम की वजह से तनाव लंदन, ग्लासगो जैसे बड़े शहरों में भी पहुंच चुका है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखकर खुद ब्रिटेन नहीं बल्कि पूरी यूरोप के लोग हैरान हैं। अप्रवासियों को लेकर पूरी यूरोप में तनाव फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको कहानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह की समय स्थिति होगी। नॉर्थ आयरलैंड की ये तस्वीरें हैं। वहां पर एक कत्ल की कोशिश या हमले की कोशिश की गई और उसके बाद इस तरह से दंगे भड़के हैं और घरों में आग, बसों में आग, गाड़ियों में आग, तोड़फोड़, जबरदस्त प्रदर्शन। इस बीच प्रदर्शनकारी जो वहां पर स्थानीय पुलिस है उनके साथ उलझती हुई भी नजर आई। ये यूरोप है, ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा उत्तरी आयरलैंड है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूके में अप्रवासियों को लेकर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और यही हाल पूरे यूरोप का है। उत्तरी आयरलैंड में चाकूबाजी हुई। 30 साल के सुडानी मूल का शख्स जिसने उत्तरी आयरलैंड में शरण मांगी थी, उसने 40 साल के स्थानीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती और आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस का कहना है कि यह घटना आतंकवाद से जुड़ी नहीं है। Throughout today, we've been liaising with senior counter-terrorism partners. At this stage, we have no information to suggest that this was a terrorist-related incident. However, I must stress, we are still at the early stages of our investigation. आयरलैंड में अफवाहें तेजी से फैली। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अप्रवासी लोगों के इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इन आगजनी के बीच उत्तरी आयरलैंड के बारे में जान लीजिए। यहाँ की कुल आबादी 20 लाख है। इसमें करीब 6 से 7% लोग अप्रवासी हैं। यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक कई जंगों ने वहाँ हालात खराब किए हैं, तो वहाँ के लोग यूरोप की तरफ चले गए। ऐसे लोग आयरलैंड में भी आकर बसे हैं। यूक्रेन, लीबिया, सीरिया, इराक, सोमालिया, सूडान समेत कई देशों के लोगों ने यूरोप का रुख किया है। पिछले कुछ सालों में उनकी तादाद बढ़ी है। सबसे ज्यादा प्रवासी पोलैंड से आए हैं, करीब 20,000। इसके बाद लिथुआनिया से 7,000 और भारत से करीब 5,000 लोग हैं। पूरे अफ्रीका से करीब 15,000 लोग हैं। That don't care about people here to incite hatred, to incite fear. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets. उत्तरी आयरलैंड में स्थानीय लोगों को अपनी पहचान का डर है, नौकरियां छीनने का खतरा है, घर मिलने में दिक्कत है और ऐसे दंगे करने वालों में नस्लीय नफरत भी बड़ी वजह है। अप्रवासी लोगों को लेकर यहाँ नस्लीय हिंसा एक साल में 50% बढ़ी है। यह ऐसा मुद्दा है जो पूरे यूरोप में दिक्कत पैदा कर रहा है।
जी हाँ, नॉर्थ आयरलैंड से पूरे यूरोप में ये आप कहिए कि तनाव या इसकी आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं। डेफिनेटली ये तस्वीरें ऐसी है जो विचलित करती हैं बहुत सारे लोगों, अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली। आप किस तरह से देखते हैं इन पूरी घटनाओं को? आयरलैंड जैसी कंट्री में दंगे होना क्या वाकई बहुत बड़ी बात है कि वहां पर ऐसी स्थिति बन गई? नहीं, देखिए, ये बात मैं 2-2.5 साल से कह रहा हूं जी। और 2-2.5 साल से लगातार अपने वीडियोस में बोल रहा हूं कि ऐसा यूरोप में होगा। प्रॉब्लम यह है कि यूरोप की सरकारें हैं कमजोर। यूरोप वही गलती कर रहा है जो एक जमाने में जस्टिन ट्रूडो के अंडर कनाडा ने की थी, और जस्टिन ट्रूडो के फादर थे, उन्होंने भी यही गलती करी थी कि जिसको आना है आ जाओ, जिसको सारे के सारे खालिस्तानी भर लिए वहां पे। अब वो खालिस्तानी वहां पे कभी गोलियां चलाते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, और वहां पे जाके ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं, माफिया चलाते हैं अपना, ये होता है। अब इशू ये है कि वहां का एक अलग तरीका है कनाडा का। अगर हम बात करते हैं यहां पे यूरोप की, तो यूरोप में आप देखेंगे कि यूरोपियंस भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी ने भी अपने एक जमाने में दरवाजे खोल दिए थे कि जिसको आना है आ जाओ, हमारा दिल बहुत बड़ा है, आ जाओ। अब ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप एसिमिलेट नहीं करते कल्चर में, आप पता लगा लीजिए कि पिछले जब 50 अटैक हुए हैं, पिछले 50 अटैक में आपको इंडियन नहीं मिलेगा वहां पे। आपको कुछ कंट्रीज के लोग मिलेंगे जो ये सब गलत काम करते हैं। कुछ आपको मिलेंगे जैसे सोमालिया के, फिर आपको कुछ यमन के मिल जाएंगे कभी कभी, फिर आपको मोरक्को के मिल जाएंगे। मोरक्को से मेरा याद आया, मोरक्को एक पुलिस वाले की हाथापाई हुई थी, या गलती से एक या कोई ऐसे शूट आउट में एक मोरक्कन यूथ था जिसको फ्रेंच पुलिस ने मार दिया। उन्होंने पूरा आधा फ्रांस जला दिया भाई, हजारों ऑटोमोबाइल जला दी, कितने शोरूम जला दिए, और पूरा फ्रांस को, जिसको कहते हैं कि धुआं धुआं पूरे फ्रांस में हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड द राइज, इससे होता क्या है, हमें कैसे असर पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इससे असर ऐसे पड़ेगा, फिर जो राइट विंग पार्टीज है ना वहां पे, नेशनलिस्टिक पार्टीज है वहां पे, इस टाइप की पार्टीज का फिर ये ऊपर आती हैं, फिर ये चुनाव जीतती हैं। ये आप इटली में देख चुके हैं, बिल्कुल इटली में आप देख चुके हैं, आप और देशों में भी देखेंगे, पोलैंड में आप देख चुके हैं। इसी वजह से और देशों में भी यही चीजें होने वाली हैं। आपको लगता है कि देखिए, किसी की हत्या करने की कोशिश या पर कोई भी घटना हो जी, एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, आपको लग रहा है कि बस वहां से ट्रिगर हो गई, ये अंदर सब कुछ पहले से चल रहा था? बहुत पहले से चल रहा है। देखिए, लोग झूठ बोलते हैं ज्यादातर जी। 90% ऑफ द पीपल दे जस्ट टेल अ लाई कि हमारे मुल्क में हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और बहुत परेशान किया जा रहा है, हमें रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए। वो पहुंच जाते हैं रेफ्यूजी, और कुछ इसमें जेन्युइन लोग भी हैं, हमें बात माननी पड़ेगी कि कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जिनको मिलनी भी चाहिए रेफ्यूजी स्टेटस। लेकिन काफी हद तक ऐसे लोग हैं, पूरे यूके में तो पूरे लॉयर्स बैठे हैं, बिल्कुल, जिनका यही काम है, वो आपको झूठ बोल देंगे। आप इंडिया से आए हैं, हाँ साहब मैं इंडिया से आया हूं, मैं इंडिया के यहां पे था, और मेरी ये फिलॉसफी है, तो मुझे लोगों ने परेशान करा, लिहाजा मुझे आप असाइलम दे दीजिए। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसकी वजह से लोग अब सड़क पे दौड़ा के मार रहे हैं। जो बिल्कुल ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये चिंता वाली बात पूरी यूरोप के लिए जरूर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसकी आंच, जो मैं पहले कह चुका हूं, कि लंदन तक भी महसूस की जा रही है। कमांड सेंटर में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।